नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से निमंत्रण भेजा जा चुका है। निमंत्रण पत्र के मुताबिक योगी आदित्यनाथ नए सीएम पद की शपथ आज शाम 4 बजे लेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल पिछले 3 दशकों में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राजनेता लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सीएम पद संभालने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनका भारी भरकम मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा और इसके लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंप भी दी है। उन मंत्रियों को आज सुबह योगी ने अपने आवास पर चाय पर बुलाया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वालों की गेस्ट लिस्ट तैयार है और उनके स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम वीआईपी को आमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके आकर्षण का केंद्र होंगे और उनके अलावा भाजपा के सीनियर नेताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम में आना तय माना जा रहा है। विधायक दल के पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। ये दोनों भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा यूपी चुनाव में भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी में भाजपा के संगठन प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष तौर पर कार्यक्रम में आएंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ऐसा क्षण पहली बार आया है कि 5 साल के काम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने दोबारा वोट दिया योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जैसा योगी जी ने बैठक में कहा कि अब हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे ही पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से है। पिछला 5 साल बहुत हमारा निकला प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में और अब हमारी चुनौती है, जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पहुंचे हैं, अब 1 नंबर पे आना है और आगे जाना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया आदरणीय मोदी जी की योजनाओं पर, आदरणीय योगी जी के कार्य पर, और आज हमारे पर्यवेक्षक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और रघुवर दास जी आए थे उनके साथ में सह पर्यवेक्षक, उन्होंने यहाँ पर सारे सदस्यों से कहा कि आप अब अपना जो भी आपका फैसला है वो आप ले सकते, आप जिसको नेता चुनना चाहें तो सर्वसम्मति से। आपने देखा निर्विरोध तरीके से आदरणीय योगी जी को नेता चुना गया और हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से योगी जी ने 5 साल काम किया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महत्वपूर्ण और बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, उस आशीर्वाद को शपथ ग्रहण समारोह में मेगा शो के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज की तारीख में जो कल की व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उनका अवलोकन करें तो एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, ना भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह होगा सारे देश में। ना तो ऐसा हुआ होगा और ना भविष्य में होगा। आज तो मैं यही कहूँगा, हो सकता है भविष्य में हो जाए, लेकिन ना भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है। और उसमें देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनके माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, जेपी नड्डा जी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और भाजपा के सभी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी मंत्री परिषद के शपथ के साक्षी बनेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के शपथ लेंगे। क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी की जा चुकी हैं? देखिए योगेश, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये कहा जा सकता है कि 3 दशकों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा किसी राज्य के
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी है और पूरी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है और लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर रिकाना स्टेडियम तक पूरी तरह से साज सज्जा की तैयारी की गई। फूल मालाओं से, गमलों से पूरा पटा दिया गया है और स्वागत के द्वार बहुत तैयार किए गए हैं और होर्डिंग पोस्टर से सभी का स्वागत किया गया है। जितने भी अतिथि आने वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री लगभग आने वाले हैं, कार्यकर्ता आने, लगभग 1 लाख की भीड़ होगी और लगभग 30 वीवीआईपीज आएंगे जिनके लिए हेलीपैड और चार्टर की व्यवस्था की गई है और 3 हेलीपैड इकाना स्टेडियम में बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, माना जा रहा है कि देर रात वो दिल्ली वापस लौटेंगे, लेकिन वो वापस आ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं और तमाम जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं रघुवर जो पर्यवेक्षक है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और बड़ी भव्यता से ये शपथ ग्रहण समारोह मनाया जाएगा और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 बजे का समय दिया गया है और प्रधानमंत्री समेत तमाम जो दिग्गज हैं, वीवीआईपीज हैं, वो कहीं ना कहीं आज इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिल्ली भी पहुंचे थे, देहरादून भी गए थे, वहां केंद्र नेतृत्व के साथ बातचीत की थी और पूरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है और कौन मंत्री होगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर, कौन राज्य मंत्री, इन सब की पूरी लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है और पूरी तरह से तैयारी है और आज भव्य कार्यक्रम होना है। एलईडी की व्यवस्था की गई है सभी जिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय तभी रहेंगे और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को सभी साक्षी बनेंगे और कहा जा सकता है पूरी भव्यता से ये बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया है और इकाना स्टेडियम को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम सारे वीवीआईपीज आज शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सत्ता है उन राज्यों के लगभग जो 12 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि विपक्षी दलों को किन किन विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है और कौन से विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे अगर उन लोगों को आमंत्रण किया गया है तो? देखिए, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बसपा सुप्रीमो मायावती को फोन किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी को मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके न्योता दिया है शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। और विपक्ष में होने के नाते क्योंकि तालमेल रहेगा सदन में, विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है और सत्ताधारी पार्टी की भी अहम भूमिका होती है, तो जाहिर सी बात है कि चोली जामन का साथ है और कहीं ना कहीं उसमें तौर पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरिया दिली है कि उन्होंने सभी को खुद फोन किया और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सबको निमंत्रण दिया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आए। अब कौन विपक्ष की ओर से आता है, क्या बसपा सुप्रीमो हो, अखिलेश यादव, क्या वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगी, तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन लगभग 130 चौराहे हैं जिनको सजाया गया है और पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान दिया गया है और पूरा लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के झंडों से, बैनरों से पटा हुआ है और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम वीवीआईपी आज आने वाले हैं और ये कहा जा सकता है कि रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के एसपीजी इकाना स्टेडियम को अपनी सुरक्षा घेरे में ले चुका है। तमाम पुख्ता इंतजाम है और पल पल पे नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज 12 राज्यों के सीएम को आमंत्रण भेजा गया है, बताया जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में इन 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा शामिल होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के इसके साक्षी बनेंगे और गवाह बनेंगे। जितेंद्र, एक बात और यहाँ पर सबसे निकल करके आ रही है क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों में तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग तरह की। अगर उसमें कुछ नामों का जिक्र किया जाए, अगर इन सियासी गलियारों में या कोई सूत्रों के हवाले से कुछ खबर निकल करके सामने आई हो अब तक, तो वो कौन से प्रमुख नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? पहले बता दूं कि 40 से 45 कहा जा रहा है कि मंत्री शपथ लेंगे और साफ तौर पे कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के सूत्र बता रहे हैं कि वो एज इट इज अपने पद पे बने रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो पद बरकरार रहेगा। और लेकिन जो अफसरशाही के आसिम अरून हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है, राजेश्वर सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और वही AK शर्मा को भी कहा जा रहा है कि जगह मिल सकती है। तो वही बात की जाए तो जो पुराने कुछ मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक हैं, जो पुराने मंत्री हैं, श्रीकांत शर्मा हैं और
सुरेश खन्ना है, क्योंकि सुरेश खन्ना शायद ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं और 9 लगातार विधायक रहना भी एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रेषित कर सकती है। लेकिन कुछ नाम जो मैंने बताए हैं वो कहीं ना कहीं संभावना जता रही है कि वो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं, राज्य मंत्री का, कैबिनेट का, इन सब में कहीं ना कहीं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग जब संभाला था 5 साल के काल में, तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा उन्होंने काम किया। ब्रजेश पाठक जनता के तो है ही है, प्रिय है, लेकिन वो मंत्रिमंडल के प्रिय, क्योंकि उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर भी एक अच्छा काम किया था। तो ऐसे कुछ मंत्री, क्योंकि अफसर जो हैं जो अपनी लंबे समय जो सेवा को छोड़कर वो राजनीति में आए हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। और लगभग 4 बजे के बाद तय होगा योगेश, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, उनके बाद कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, कौन राज्य मंत्री, कौन सदन प्रभार, ये पूरा कहीं ना कहीं डेटा कहा सकता है कि पूरा ब्यौरा राज्यपाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात सौंप दिया है। और 4 बजे का इंतजार है कि 4 बजे के बाद आखिर कौन शपथ लेगा, कौन किसको कौन सा विभाग मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता हैं लखनऊ से। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर योगी 2.0 मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। और इसके साथ ही ये भव्य समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लाखों लोग आज इसमें शामिल होंगे। स्क्रीनों की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग इकाना स्टेडियम के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, उन लोगों को बाहर से भी देखने की व्यवस्था पूरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो तमाम सारे वीवीआईपीज को बुलाया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही विपक्षी दलों के नेताओं को भी फोन किया है। जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती को उन्होंने खुद फोन करके आमंत्रित किया है। अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ही रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी योगी आदित्यनाथ ने फोन करके आमंत्रण दिया है। और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव को भी। और अब रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बीते दिनों हरियाणा के एक भाजपा एमएलए ने पार्क में द कश्मीर फिल्म फाइल्स फ्री स्क्रीनिंग करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने तुरंत फुरत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टैग करके ट्वीट कर दिया कि विधायक को ऐसा करने से रोका जाए, टिकट लेकर ही फिल्म दिखाई जाए। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जारी किए गए वीडियो में सीएम केजरीवाल को कहते हुए सुना जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा ले गए, लेकिन भाजपा विधायक पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया गया है आपका। इसके साथ ही केजरीवाल ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर तंज कसते हुए कहा, कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी, टैक्स ही क्यों फ्री करा रहे हो, पूरी फिल्म को ही फ्री करा दीजिए। अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा, एलजी को केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी हमारी भूरी तारीफ की है। हमारे कार्यकाल में दिल्ली के जीडीपी 50% बढ़ गई है, जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं बढ़ी है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने भाजपा विधायकों को आम आदमी पार्टी में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा, आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, झूठे नारे नहीं लगाए जाएंगे, पोस्टर नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। आप लोग भी जो कर रहे हैं एक फिल्म का प्रमोशन ना करें, ये काम आपको शोभा नहीं देता है। आप राजनीति में कुछ करने आए थे, लेकिन आज कर क्या रहे हैं, आपको पोस्टर लगाने में लगा दिया गया है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था,
उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर के पूरे देश भर में विवाद चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक तरफ खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल इस फिल्म को लेकर के अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। टैक्स फ्री लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है। अब अरविंद केजरीवाल भी इस पर बयान देते जो नजर आ रहे हैं कि टैक्स फ्री करने की ज़रूरत ही क्या है, यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाए, तमाम सारी चीज़ें कह रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर के, कश्मीरी पंडितों को लेकर के देश के बच्चे को जानना चाहिए, क्या कुछ प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के बाद निकल करके आई है बीजेपी के नेताओं की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से फिल्म की बात करें जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि इस फिल्म के माध्यम से या फिर कहें जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं वो इस तरीके से फिल्मों से ही कमाए जाते हैं। और इस फिल्म को कहीं ना कहीं टैक्स फ्री करने के लिए बार बार भाजपा के नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इसको टैक्स फ्री करा जाए और जो लोग इसका कह सकते हैं गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनको फ्री में दिखाई जाए। मगर जिस तरीके से भाजपा के कह सकते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता जी, उन्होंने भी यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली के अंदर कह सकते हैं प्रदर्शन किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि बड़े बड़े नेता चाहे वो विपक्ष के हों या फिर किसी और दल के हों, उनको ये फिल्म जो है वो फ्री टैक्स फ्री करके दिखाई जाए ताकि उनको ये समझ में आना चाहिए कश्मीरी पंडितों को लिए कितने काम किए गए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के ही एक विधायक जो हरियाणा के अंदर एक पार्क के अंदर फिल्म दिखाना चाहते थे फ्री में, मगर उनको रोक दिया गया और मनोहर लाल खट्टर से उनसे कहीं ना कहीं इसकी शिकायत की गई और लगातार उस फिल्म को रोका गया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर टैक्स फ्री करना है, लोगों को दिखानी है फिल्म, तो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते यार, यूट्यूब पे डाल दीजिए ताकि हर जनता तक फ्री में देखने को मौका मिलेगा और इसका जो संदेश है वो डायरेक्ट जनता तक जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने टिप्पणी की कि आप लोग पोस्टरबाजी कर रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, आपसे बेकार के काम करवाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आइए, आपको ये काम नहीं करवाए जाएंगे, आम आदमी पार्टी में आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ने के लिए बिल्कुल कहा गया है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस फिल्म को लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि करोड़ों रुपया कमाए कश्मीरी पंडितों के नाम पर कमाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं इसका मुनाफा जरूर किया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जो पंडितों की बात करें, कश्मीरी पंडितों की, उनके लिए कहीं ना कहीं सही संदेश होना चाहिए ताकि जनता तक जो है वो सही संदेश पहुंचे और कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से हो या फिर सरकारों के माध्यम से हो, जनता तक कहीं ना कहीं गुमराह नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, भाजपा बार बार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जनता के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे फ्री में डाल देनी चाहिए, यानी कि यूट्यूब पे हर तरीके से हर व्यक्ति तक ये फिल्म जो है वो पहुंचनी चाहिए, सिर्फ टैक्स फ्री ही क्योंकि किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से अगर यूट्यूब पे सरकार इस फिल्म को डाल देती है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर किसी भी तरीके का नेता हो, उस तक ये फिल्म पहुंचेगी और जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज जो है वो आम जनता तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद तो ये साफ हो गया कि दिल्ली सरकार किसी भी
सूरत में दिल्ली में इस फिल्म पर टैक्स को फ्री करने वाली नहीं है अब। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से टैक्स फ्री करने के लिए बात की गई, मगर टैक्स फ्री सिर्फ नेताओं के लिए क्या किया जा रहा है। और कल भी कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं मीडिया को बुलाया गया था कि आप लोग ये इस फिल्म को देखिए और इस फिल्म के माध्यम से ये डिसाइड कीजिए कि जो बड़े नेता हैं या फिर विपक्षी जो नेता हैं वो किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को क्या संदेश दिया जा रहा है और जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें टैक्स फ्री करने की, तो जिस तरीके से कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, हर व्यक्ति तक ये फिल्म पहुंचेगी, तो उसका माध्यम सही है कि बिल्कुल आप जनता तक संदेश देना चाहते हैं, जनता तक किसी भी तरीके के गुमराह नहीं करना चाहते हैं, तो उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए। बाकी जो टैक्स फ्री करने की बात है, टैक्स फ्री ही क्यों, यानी कि मुनाफा जो कमाना है सिर्फ बड़े लोग ही कमा पाएंगे और टैक्स फ्री करने से कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं दोनों तरफों से फ्री करने की बात की गई है और जनता तक फिल्म को पहुंचाने की बात की गई है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा के जो नेता हैं उनसे सिर्फ पोस्टरबाजी करवाई जा रही है, उनसे सिर्फ पोस्टर चिपकवाए जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं नेताओं को गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी में आई है और आम आदमी पार्टी ये है वो आप लोगों के लिए कार्य करेगी। और जिस तरीके से 50% की जो दिल्ली के अंदर जीडीपी बढ़ाने की बात की गई, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपने कहीं ना कहीं कागजों के आधार पर बोल रही है, मगर धरातल पर कहीं भी मैं जो इतनी उपलब्धि बताई जा रही है 50% के करीब, वो इतनी देखने को नहीं मिल रही है। मगर आरोप प्रति आरोप जो है वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। जी राजीव, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हुए साफ तौर पर नजर आए कि दरअसल अगर एलजी का जिक्र करें तो वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर होते हैं, लेकिन अब तो वो भी खुद जो है दिल्ली सरकार की तारीफें कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कामों की तारीफें कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस फिल्म को फ्री करने की बात की गई थी और यहाँ तक कि जिस कहते हैं भाजपा के विधायक जो थे, जो हरियाणा के, जो पार्क के अंदर फ्री फिल्म दिखाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी रोका गया। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप यूट्यूब पर डाल दीजिए और इस फिल्म को जनता तक पहुंचने दीजिए, हर व्यक्ति इस फिल्म को देखेगा, मगर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो कार्य है उनको कहीं ना कहीं भाजपा भी मानते हुए नजर आ रही है। और काफी हद तक जो भाजपा के जो लोग हैं या फिर बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं इसकी सराहना भी करते नजर आ रहे हैं। मगर जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं इसके आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से आप भाजपा का छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई है, यहाँ पर आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मगर यहाँ से आपको पोस्टर नहीं लगवाए जाएंगे, यहाँ तक कि आपको किसी के खिलाफ भड़काया नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया है, मगर हर तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भाजपा जो छोड़कर जो व्यक्ति आना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। जी राजीव, दरअसल जब शुरुआती दौर में देखा गया था कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में काफ़ी तल्ख टिप्पणियां भी होती थी और दिल्ली सरकार तमाम सारे आरोप भी लगाती थी एलजी को लेकर के कि वो काम में अवरोध उत्पन्न कर रही, काम नहीं करने दे रही है, तमाम सारी चीज़ें निकल करके सामने आती रही हैं। लेकिन अब हालांकि इस बीच जो है वो विवाद थमता नजर आया है, जो ये बयानबाजी थी उनमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती नजर आई है। और अब जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि अब तो एलजी साहब भी स्वीकार रहे हैं कि नहीं, दिल्ली सरकार काम ठीक कर रही है, दिल्ली का विकास कर रही है, जो भी कर सकती है वो कर रही है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वास्तव में दिल्ली सरकार एक बेहतर तरीके से काम कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी बातें उठाई जाती हैं वो निराधार है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एलजी को लेकर भी विवाद होता हुआ नजर आया था, बार बार ये कहा जा रहा था कि एलजी जो है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे हैं और बार बार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, फाइलों को रोका जा रहा है। मगर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर कहें आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब जो है वो बिल्कुल मानते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के लिए काम करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं जो उनकी फाइलें हैं उनको भी कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो अच्छे कार्य हो या फिर बुरे कार्य हो। मगर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आती थी और लगातार कहीं ना कहीं एलजी को लेकर भी जिस तरीके से विवाद देखने को मिला था और एलजी साहब अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो कामों को सराहना करते हुए नजर आते हैं, आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कदमों को कहीं ना कहीं अच्छा माना जा रहा है। और दिल्ली सरकार ने कुछ काम अच्छे भी किए, चाहे वो बिजली फ्री की गई हो या फिर पानी फ्री किया गया हो या फिर वाईफाई फ्री किया गया हो या फिर महिलाओं के लिए
जो बसों के अंदर किराया फ्री किया हुआ है, वो कहीं कहीं जनता भी इस कार्य से कहीं ना कहीं संतुष्ट है और काफी हद तक जो भाजपा के जो नेता हैं वो भी इस काम को जो है वो सराहनीय मानते हैं। मगर जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं रोका जाता है और छोटे नेताओं को भी रोका जाता है कि आप पोस्टरबाजी कीजिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कीजिए, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कुछ हद तक मुश्किलें जरूर बढ़ती है। मगर कहीं ना कहीं जनता भी समझने लगी है कि जनता के लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। और यही चीज का जनता जो है अपने आप को ध्यान में रखते हुए भी इस चीज को भी 2022 के अंदर जो निगम के अंदर चुनाव है उसको भी कहीं ना कहीं भाजपा को या फिर कहें आम आदमी पार्टी को वोटिंग के माध्यम से अपना अधिकार देंगे। मगर यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से जनता जो है वो किस पार्टी की तरफ झुकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, तो जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी और किस तरीके से अब ये द कश्मीर फाइल्स को लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात को कहा है कि अगर टैक्स फ्री ही कराना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस फिल्म को, तो वो अपलोड यूट्यूब पर करवा दें इस फिल्म को, ताकि सारी जनता देख सके। रुकते यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप है, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर 5 एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ उलट जाता है। अधिकारियों पर एफआईआर होने लगती है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप है, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परमवीर सिंह पर जो जांच चल रही थी वह अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन परमवीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं होगा। इसके साथ ही अब तक दर्ज 5 एफआईआर के अलावा इन मामलों में संबंधित कोई नया एफआईआर भी दर्ज करनी पड़े तो सीबीआई ही करेगी नई एफआईआर। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रखे रहे वकील ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी लोग स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही होती है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से केंद्र की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन बनकर के काम कर रही हैं। कई बार हमने देखा इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह का केस भी सीबीआई को दिया था, लेकिन उसमें आज तक क्या हुआ। अगर नारकोटिक ब्यूरो का केस जो आर्यन खान का था वो देखें तो सबके सामने था कि आर्यन खान को पकड़ के ले जाने वाले गोसावी और मनीष भानुशाली वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आर्यन खान को पकड़ने से 2 घंटे पहले कुछ ऐसे लोगों को भी छोड़ा गया, ऋषभ सचदेव या ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार थे। तो कुल मिलाकर के अनेक वर्षों से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी जो हैं वो मात्र एक तो जो विपक्ष के राज्य हैं उन्हीं को टारगेट कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कोई टारगेट नहीं हो रहा है। और हेमंता बिस्वा और नारायण राणे अगर कांग्रेस में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर ज़रूर सभी लोग सोच रहे होंगे और मेरे ख्याल से हम इस विषय को पब्लिक की कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि पब्लिक की कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होती है। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, परमवीर सिंह का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई जांच करने की बात अब की जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कोई नई एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ेगी तो सीबीआई ही दर्ज करेगी। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में बने मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस में बने सचिन वजे को लेकर जिस तरह से उन्होंने बताया था कि सचिन वजे को अनिल देशमुख ने बुलाकर 100 करोड़ वसूली की जिम्मेदारी थी, जिसमें तमाम बार, रेस्टोरेंट और बिल्डर लॉबी शामिल है। उसको लेकर परमवीर सिंह के ऊपर 5 एफआईआर दर्ज किया गया था। इन 5 एफआईआर दर्ज में मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट में पूरा मामला प्रलंबित होते हुए भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजमेंट को, हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए अब जो है मामला सीबीआई को दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से, जिस पद्धति से सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच की, उसके बाद तमाम अन्य बड़े मामलों की जांच की, उसमें सीबीआई का हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन मामले को और लंबा किया है। इसी वजह से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की एक बार फिर से बड़ी फजियत होने वाली है। सत्य प्रकाश, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस नेता को जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल जब विपक्ष में कोई नेता होते हैं तो वो बड़े अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, भ्रष्टाचारी में संलिप्त होते हैं, और जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो वो सदाचारी बन जाते हैं, बिल्कुल ईमानदार बन जाते हैं। तो इस तरीके का जो आरोप है, ये पहले भी तमाम सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगते रहे और एक बार फिर से अब ये परमवीर सिंह मामले को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है, मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, फिर वही चीजें एक बार से कही जाने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल योगेश जी, देखिए नाना पटोले का सीधे तौर पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जब कांग्रेस में थे तो वह बागी थे, वह जो है तमाम तरह के घोटाले कर रहे थे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीजेपी में जाने के बाद वह बिल्कुल साफ पाक हो गए, ईमानदार हो गए और केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। तो जाहिर तौर पर उनका आरोप बिल्कुल तथ्यहीन नहीं है, तथ्य है इसमें, क्योंकि लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है मुंबई में, उसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। दूसरी बातें है, केंद्रीय एजेंसियां वही सक्रिय होती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करती है। तो जाहिर तौर पर नेताओं का इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल लाजमी बनता है, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस सुशांत सिंह मामले की जांच कर रही थी, ऐसे में मुंबई पुलिस ने जिस तरह की रिपोर्ट दी थी, ठीक वैसी ही रिपोर्ट सीबीआई ने दी है। तो आने वाले समय में लोगों को यह अंदेशा है कि सीबीआई इस पूरे मामले को और लंबित करना चाहती है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार परमवीर सिंह के खिलाफ मामला जांच कर रही थी और मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के अलावा तमाम जो लोग इस पर शामिल है वो दस्तावेज भी हासिल किया है। लेकिन माननीय कोर्ट ने यह कह दिया है कि जितने भी एफआईआर हुए हैं, उस एफआईआर से संबंधित तमाम जो दस्तावेज है 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई को देना होगा। इसके अलावा आगे भी जो भी मामला दर्ज होगा वो सीबीआई ही दर्ज करेगी। यानी कि मुंबई पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं एक संदेह बनाया जा रहा है, संदेह के दायरे में रखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती है। लेकिन माननीय कोर्ट ने एक और पक्ष रखा है कि जिस तरह से मुंबई में मुंबई पुलिस और मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसे में अगर सीबीआई जांच करती है तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य प्रकाश, अगर कोर्ट से ये आदेश आए हैं कि सभी जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंप दिए जाए और जो भी एफआईआर अब होगी, जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सीबीआई की तरफ से की जाएगी, मुंबई पुलिस का इसमें अब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसे में तो ये सवाल बड़ा उठता है कि मुंबई पुलिस पर ये एक ये नहीं कहेंगे सीधे तौर पर, लेकिन एक आरोप लगाने का तो काम किया जा रहा है ना कि मुंबई पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, उनके कामों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि सरकार ये भी कह रही है कि अगर सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है तो पुलिस का, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल जो है वो गिरेगा। बिल्कुल योगेश जी, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जब मुंबई पुलिस कर रही थी, उसके ऊपर विपक्ष के अलावा तमाम लोगों ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस ने ये किया वो किया।
ये क्यों नहीं किया, तमाम सवाल खड़े किए थे और सवालों की एक लिस्ट बनाई थी कि मुंबई पुलिस की लापरवाही कहाँ कहाँ है। लेकिन जब उसी मामले की जांच जो सीबीआई करने लगी तो सीबीआई को भी वही तथ्य मिले, वही सबूत मिले, वही जानकारियां मिली जो मुंबई पुलिस ने दिया था। तो जाहिर तौर पर जो आरोप लगाए गए, आखिर वो आरोप कहाँ गए? तो ऐसे में परमवीर सिंह को लेकर भी जब ये पूरा मामला जा रहा है, परमवीर सिंह मामले की जांच जब सीबीआई करेगी तो क्या सीबीआई को इस मामले में कोई दस्तावेज हाथ लगेंगे या नहीं लगेंगे, या फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे ही होंगे? तो जाहिर तौर पर एक सवाल यही होता है कि आखिरकार जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो उसके ऊपर ऐसे सवाल क्यों खड़ा किए गए? अब परमवीर सिंह मामले की जांच भी सीबीआई को दी गई है, तो क्या सीबीआई जो है इस पूरे मामले में तक जाएगी या इस पूरे मामले को लंबित करेगी? क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं बन जाती तब तक कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि सीबीआई अपने मामले को लेकर लटकाती रहेगी। तो ऐसे में सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिए हैं, महाराष्ट्र सरकार की तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी मनोबल मुझे लगता है कि ऊंचा होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी महाराष्ट्र सरकार पर तमाम सारे आरोप लगाती रही है, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे किसी मामले की जांच को लेकर के हो, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी, और उनके नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी भी सामने आती रही है। ऐसे में अब जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं तो जाहिर तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तो और ऊंचा होगा और उसको सह कहीं न कहीं मिलेगा। बिल्कुल योगेश जी, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से बीजेपी ने किसी भी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। हर सवालों का जवाब जो है मुंबई भाजपा जो है महाविकास आघाड़ी से सरकार चाहती है। अब ऐसे में हर मुद्दे को घेरती है। अब परमवीर सिंह का मामला जो आया था उसके बाद से लगातार मुंबई में भाजपा द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किए गए, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से लगातार आरोपों का झड़ी लगाई गई है परमवीर सिंह के ऊपर, अब ऐसे में भाजपा का कहीं न कहीं उनके ऊपर हाथ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर ही परमवीर सिंह ने महाविकास सरकार में बने तमाम मंत्रियों और मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा किए थे। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में परमवीर सिंह के वकील ने सीधे तौर पर कहा है कि हमने जो 100 करोड़ के आरोप लगाए हैं उस आरोप के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है, कोई पेपर नहीं है। तो जाहिर तौर पर जिस आरोप को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया है, उस आरोपों को लेकर अगर कोई दस्तावेज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो आखिरकार इसको इतना बड़ा लंबित करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। लगातार जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई से संवाददाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। सीबीआई अब परमवीर सिंह मामले की पूरी जांच करेगा। दरअसल जिस तरीके से साफ कर दिया गया है कि अब मुंबई पुलिस का इस मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुंबई पुलिस की तरफ से जो भी एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, जो भी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, उन सारे साक्ष्यों को अब सीबीआई को सौंपने होंगे। दरअसल कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं और इसके साथ ही साथ अब ये कहा गया है कि आगे की कार्रवाई सीबीआई करेगी और जांच भी सीबीआई करेगी। जो भी एफआईआर दर्ज होंगी वो सीबीआई करेगी। अब पुलिस इस मामले में, जांच मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ऐसे में लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हालांकि इस बात को भी कहा जा रहा है कि ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस का कहीं ना कहीं मनोबल गिरने का काम होगा, महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल गिरेगा। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के 11 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर एकजुट का पाठ पढ़ाया है। दिल्ली जाने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, कौल सिंह ठाकुर, विप्लव ठाकुर और कुलदीप कुमार, सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक रामलाल ठाकुर, डॉक्टर धनीराम शांडिल, आशा कुमारी और हर्षवर्धन चौहान शामिल है। दिल्ली से एकजुटता का पाठ पढ़कर लौटे कांग्रेस नेता फिलहाल खामोशी अपनाए हुए हैं और इससे पहले ही इन नेताओं में नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए होड़ लगी हुई थी। पंजाब और उत्तराखंड में मिली करारी हार के बाद हिमाचल कांग्रेस अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऊपर से आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस एक और सियासी संकट झेलने के लिए कगार पर है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही ज्यादा झटके दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कसरत करनी अब शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली से लौटे कांग्रेस नेता अभी फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी ने इन कांग्रेस के 11 नेताओं को बुलाया था और एकजुटता का पाठ पढ़ाया था। इसके साथ ही ये खबर जो सामने निकल करके आई कि सोनिया गांधी ने पंजाब और उत्तराखंड से सबक लेने की बात कही है कि जिस तरीके से पंजाब और उत्तराखंड में जो पार्टी के अंदर ही दरार थी, नेताओं में मतभेद था, उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा कि दोनों राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के नेताओं को इस एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है और लगातार कांग्रेस सक्रियता बनाई हुई है। ऐसे में पंजाब और उत्तराखंड से सबक लेने की बात भी कही गई है सोनिया गांधी की तरफ से इन नेताओं को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, जिस तरीके से 11 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, सोनिया गांधी ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया है, ये भी बताया जा रहा है जो खबरें सामने निकल करके आई कि पंजाब और उत्तराखंड से सबक लेने की बात कही गई है। नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वो खामोशी बरते हुए हैं, नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि बैठक में क्या बातें हुई हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। एकजुटता के पाठ पढ़ाने के साथ ही साथ हिमाचल में कांग्रेस किस तरीके की तैयारी शुरू कर दी है? जी योगेश, आपको बताएं कि जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये चुनावी साल है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और उन्हें एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। इससे पहले बताऊं तो कांग्रेस में गुटबाजी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग बहुत तेज हो चुकी थी। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नेता दिल्ली जाकर अपनी हाजिरी लगा रहा था और उसके लिए विधायकों का समर्थन दिखा रहा था कि मुझे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अब जिस तरह से पंजाब में जिस तरह से अलग फॉर्मूला अपनाया गया, उसको देख के लग रहा था कि हिमाचल में भी ऐसा कुछ अपनाया जाएगा, युवाओं पे बहुत ज्यादा दाव खेला जाएगा और काफी चेहरों को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह पंजाब में इनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस उससे एक सख्ते में आ गई। मतलब अभी यहाँ पे हिमाचल में अगर बात करूं तो ये काफी आश्वस्त है कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल बाद होता है और उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी, जिस तरह अन्य राज्यों में इनको हार मिली, उससे कांग्रेस का मनोबल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टूटा है। इनकी दिल्ली जब इनको सोनिया गांधी जी ने बुलाया तो उन्होंने यही इनको कहा कि पंजाब और उत्तराखंड से सबक लीजिए। जिस तरह से पार्टी अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े गए कांग्रेस के ही लोगों ने और उसका खामियाजा ये हुआ कि सत्ता में पंजाब में ये वापसी कर नहीं पाए, उत्तराखंड में ये हासिल कर नहीं पाए सत्ता। तो उसी तरह हिमाचल में भी इनको सत्ता अगर हासिल करनी है तो इन्हें एकजुटता दिखानी होगी। और अगर सीएम का चेहरा अगर बनाने की बात है या कांग्रेस नेताओं में जैसे नेता प्रतिपक्ष की बात है या कार्यकारी अध्यक्ष की बात है या नेता कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी बात है, तो सोनिया गांधी ने इन्हें ये बताया है कि आप लोगों को एकजुट होकर अभी खामोशी से अपना काम कीजिए, बूथ स्तर तक काम कीजिए, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ही ये है कि संगठन
में बहुत ही बिखराव है और हिमाचल में भी वो है। बेशक ये अभी खामोशी दिखाएं और बेशक ये अभी चुप्पी ये लोग अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन साफ ये देखा जाता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे ही गुटबाजी और बहुत ही तेज होती जाती है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिलती है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे टिकट के लेकर के हो, पद को लेकर के हो, किसी न किसी तरीके से गुटबाजी नजर आती है। और जो राज्यों के नतीजे आए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं गुटबाजी से प्रभावित रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका लाभ भी लेती नजर आई है। पंजाब का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर ठीक ठाक पैठ बना पाई है और जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है वो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। लेकिन टीना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और निकल करके आ रही है कि खबरें ये भी निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इन दोनों दलों के नेता जो है वो टूट करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। यानी हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बना रही है और अपने संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है चुनाव से पहले। जी जी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे काफी जोर शोर से दस्तक दी है पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि 2012 के बाद सक्रियता तो थी हिमाचल में लेकिन उस स्तर तक नहीं थी। अभी भी अगर बात की जाए तो बेशक इनके साथ नेता जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता इनके साथ टूटकर जुड़ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से। लेकिन अभी देखना यह है कि आम जनता इनको कितना अपना समर्थन दे पाती है, क्योंकि लोग सच में यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की जो नीतियां उनसे त्रस्त है और लोग इस बात से त्रस्त है कि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन तो होता है लेकिन जो एक व्यवस्था परिवर्तन चाहिए लोगों को वो नहीं हो पाता है। दोनों ही दल विपक्ष में रहते हुए तो मुद्दे जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही ये उन मुद्दों को हाशिए पर धकेल देते हैं और राजनीति हावी हो जाती है। तो आम आदमी से लोगों को यही उम्मीद है कि जिस तरह से पंजाब या दिल्ली में, पंजाब तो अभी खैर नया है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने लोगों को काफी राहतें दी हैं, तो लोगों को यहाँ भी उम्मीद है कि हिमाचल की जनता इन्हें समर्थन देगी। आम आदमी पार्टी का खुद का कहना है कि हम लोग जो है आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी के मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को जो राहतें हैं, टैक्स चाहे वो टैक्सेस में है चाहे अन्य रियायतें हैं, वो हम हिमाचल में भी प्रदान करेंगे। तो अब देखने अभी तो आने वाले दिन बताएंगे कि आम जनता इन्हें कितना समर्थन दे पाती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के रुष्ट जो नेता है या बागी नेता है वो तो जाएंगे, लेकिन देखना यह कि उन बागी नेताओं या उन रुष्ट नेताओं पर आम जनता कितना भरोसा बता पाती है। क्योंकि मैं हिमाचल की अगर बात करूं योगेश, तो हिमाचल में आज तक तीसरा विकल्प कभी भी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन टीना, यहाँ पर एक चीज और बात निकल करके आ रही है, जो अगर अन्य प्रदेशों का जिक्र करें तो भले ही जो नेता टूट करके जा रहे हैं वो सबसे बड़ा जो खामियाजा उठाना पड़ता है वो कांग्रेस का, हमने इसके पहले भी जिक्र किया उस बात का भी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता टूट रहे हैं, भले ही आपने एक बात और कही कि नेता का टूट कर जाना और जनता का समर्थन देना, ये दोनों में काफी अंतर होता है। ऐसे में क्या वास्तव में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या नेता टूट करके भले ही जा रहे हो, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती नजर आ रही क्या? हाँ, अगर हम इस पे बात करें तो भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है और लोगों में भी ये धारणा है कि भाजपा के बेशक लोग टूट जाएं लेकिन जिनका कार्डर वोट है वो हिलता नहीं है, है ना। तो इस बात को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त है और उनको सबसे बड़ा जो, अगर मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस बार नहीं है, क्योंकि उनकी मौत के बाद से कांग्रेस में ये वो एक बड़ा नेता का जो खालीपन है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है और उसकी जो कमी है वो भाजपा बेशक उसको भुनाने की फिराक में है कि इनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है एकजुट जो कांग्रेस को एकजुट कर सके, ऐसा नहीं है। तो भाजपा इस वक्त अगर हिमाचल में देखा जाए तो काफी हद तक आश्वस्त है कि वो सत्ता में जो है वो वापसी कर लेगी, भारतीय जनता जो है वो रिपीट कर लेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो अन्य राज्यों में मिथक तोड़ रखी है, वो चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, एक बार फिर से वही मिथक हिमाचल प्रदेश में भी तोड़ने की पूरी फिराक में है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इतनी तब तक सक्रिय हो पाएगी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला कर सके? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से एकजुटता का माहौल देखने को नहीं मिलता है, लगातार अभी पाठ भले ही पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में और अन्य राज्यों, किसी भी राज्य का उदाहरण देख लें, पूरे देश के अंदर कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सरकार या पर है, सत्ता पर काबिज है, वहां पर राज्यों में गुटबाजी खेमेबाजी लगातार चलती रहती है। और ऐसे में यही वजह है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने को दूर करती चली जा रही है, राज्य दर राज्य पर जो सत्ता है वो सत्ता से दूर होती चली जा रही है। तो क्या हिमाचल में भी एक बार फिर से ये हालात, ये सूरत देखने को मिल सकते हैं कांग्रेस के लिए? जी, अगर मैं यहाँ कांग्रेस की बात करूँ, प्रमुख विपक्षी दल है
और अभी पिछले अगर कुछ 4 सालों की अगर बात करें, ये 5वां साल है, तो इनमें कहीं पे भी एकजुटता अभी तक नहीं दिखाई दी है। हर एक जो नेता है वो खुद को सीएम पद का दावेदार, प्रबल दावेदार बता रहा है। हर एक नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, हर एक नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। तो इसी बात का फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठाने की फिराक में है कि कांग्रेस की एकजुटता कहीं भी दिखाई नहीं देती, कहीं इनका एक बयान एक साथ नहीं आता है। अगर ऊना में मुकेश अग्निहोत्री कुछ बयान देते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू उससे अलग बयान दे देते हैं। तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं राहत वाली बात है कि जब तक कांग्रेस में ये गुटबाजी और ये चरम पे रहेगी, तब तक भाजपा के लिए तो सत्ता में बने रहना आसान है। सीधे शब्दों में टीना ये कह सकते हैं कि हिमाचल में प्रदेश नेतृत्व का अभाव देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ टीना ठाकुर जुड़ी हुई थी, हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ है, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी कि किस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में भी। कांग्रेस के नेताओं को भले ही दिल्ली बुलाया गया था, सोनिया गांधी ने 11 नेताओं के साथ बैठक की है और उन्हें एकजुटता का संदेश देने की बात कही है, एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। और पंजाब, इसके साथ ही उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं उनसे सबक लेने की भी बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि अभी कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है सभी नेताओं के द्वारा, क्योंकि चुप्पी साध रखे हुए हैं सभी नेता हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या ये चुप्पी सधी रहेगी या फिर एक बार फिर से हिमाचल में भी गुटबाजी देखने को मिलेगी कांग्रेस के अंदर? राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।